तो आज हम एक नई कॉमिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अल्फा एंड ओमेगा, जिसमें की स्टोरी है जियांगशु और रूहान की। रूहान जियांग फैमिली द्वारा गोद लिया हुआ उनका बेटा है और जियांग उस फैमिली का वारिस है। तो जियांग एक अल्फा है और रूहान एक ओमेगा है। तो देखते हैं इनकी स्टोरी कैसी है और जियांग ने ऐसा रूहान से क्या मांगा कि रूहान को बिल्कुल ही नफरत हो गई अपने ओमेगा होने से। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है एक दरवाज़ा, जहाँ पर रूहान खड़ा होता है हाथ रखकर और वो मन ही मन सोच रहा होता है इस दुनिया में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जेंडर ही सब कुछ है और अल्फा ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के देवता अल्फा ही हो और बाकी के किसी भी जेंडर को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती हो। और ओमेगा तो मानो एक फॉलोअर हो उनका। ऐसा लगता है ओमेगा एक अल्फा के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता। वो इस तरह से मन ही मन सोच रहा होता है और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक प्लेन जिससे कोई उतर रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी एक मेल दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं सेन जिसुई था। वो एक अल्फा है और सेन कंपनी का सीईओ भी। और उसकी माँ दिखाई जाती है और वो सेन से मिलके बोलती है, ओ मेरे प्रिय बेटे, फाइनली तुम्हारी माँ ने तुम्हें वापस बुला ही लिया। और जीशु करीब आता है और अपनी माँ से बोलता है, मॉम कितना ठंडा दिन है और सभी नौकरों को बोलो कि वो सब चले जाएं, मैं खुद ही चले जाऊंगा। मैं जानती थी आज तुम आ रहे हो, लेकिन मैं घर पे कैसे रह सकती थी। तुम इतनी दूर से वापस आए हो, मुझे तो यहाँ पे आना ही था और तुम बहुत ज़्यादा थके हुए होगे। तभी जीशु हंसता है और बोलता है, मैं तो बस मीटिंग में बैठा था और मुझे उसके अलावा करना ही क्या होता था। मैं इतना भी थका हुआ नहीं हूँ। और वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाता है और उसकी माँ बोलती है, ऐसा मत कहो कि तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हारे चेहरे को देखो कैसा हो गया है। मैंने अपने शेफ से बोला है कि तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना के रखे, वो भी तुम्हारे पसंद का। मैं तुम्हारा अच्छे से वेलकम करना चाहती थी। लेकिन जीसू इधर उधर देख रहा होता है और वो बोलता है, मन ही मन सोचता है, वो इंसान मुझे लेने नहीं आया। और तभी उसकी माँ बोलती है, जाओ ली कार स्टार्ट करो, पहले हम घर चलते हैं। तभी जीशु बोलता है, मुझे माफ़ करना मॉम, मैं आज तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकता। मेरे को कुछ और भी काम है, पहले मुझे कंपनी जाके वो हैंडल करने होंगे। और उसकी माँ बोलती है, बस तुम अभी तो वापस लौटे हो और तुम अभी से ये सब करना चाहते हो, ये सब तुम बाद में भी कर सकते हो। तभी जीशु बोलता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है मॉम, मुझे जाना ही पड़ेगा। और तभी अपना चश्मा उतारता है और अपने ड्राइवर से बोलता है, आज यू
मेरी माँ को घर ले जाओ और मैं आज खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करूँगा। और उसका नौकर बोलता है ठीक है बॉस। और तभी उसकी माँ बोलती है बेटा उनको जाने दो, उनको गाड़ी चलाने दो, मेरे पास और भी लोग हैं। तभी जीशु बोलता है नहीं मॉम, ये आपको सेफली घर पहुंचा देगा। तभी माँ चिल्लाते हुए बोलती है ठीक है तो याद रखना अपना काम खत्म करने के बाद में सीधा घर आना। और यीशु अपनी माँ को टाटा बोलता है और बोलता है वो आदमी मुझे लेने तक नहीं आया। और यही सोच में पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंगलो जिसमें कि जीशु सीधा अपनी ट्रिप से वापस आने के बाद में आता है और उसका एक नौकर वेलकम करती है जो बोलती है यंग मास्टर आप वापस आ गए। तभी जीशु बोलता है यूरान किधर है, वो एयरपोर्ट क्यों नहीं गया मुझे पिक करने के लिए। तभी नौकर बोलती है यंग मास्टर वो तभी पीछे से आवाज आती है चाहे मैं वहां पर नहीं गया तो मैं लेने के लिए, लेकिन और भी तो लोग थे है ना। और तभी यूरान को दिखाया जाता है जो कि एक ओमेगा था और फोर्थ चेयरमैन सेन ग्रुप का अडॉप्टेड सन भी था। और वो जीशु की ओर देखता है। जीशु बोलता है इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। और तभी यूरान जीसू के सर पे हाथ रखता है और उसको पीछे की ओर धक्का देता है। और जीशु बोलता है मैं यहाँ पर 3 महीने से नहीं हूँ और तुमने मुझे बिल्कुल याद भी नहीं किया। और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी यूरान उसके सर फेस पे हाथ रखते हुए उसे पीछे की ओर धकेलता है, बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी जीशु बोलता है कुछ नहीं, बस एक ही रीयूनियन हक कर रहा हूँ। तभी यूरान बोलता है तुम पूरी तरह से गीले हो, मुझे टच मत करो। तभी जीसू बोलता है कितनी गलत बात है ये, मैंने अपनी मॉम का इनविटेशन भी रिफ्यूज कर दिया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, और इतनी बारिश में मैं तुम्हें खोजता हुआ सीधा यहाँ पर आया हूँ। तभी यूरान बोलता है सच में। और जीसू बोलता है ठीक है उस सब के बारे में भूल जाओ, उन्होंने सारी चीजें कैसे अरेंज की, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और तभी वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है और यूरान चिल्लाता है जीशु ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे और भी लोग हैं। तभी जीशु बोलता है कोई बात नहीं, वो लड़की ही तो है लेकिन वो सुंदर बहुत है। तभी उस नौकरानी को दिखाया जाता है और जीशु बोलता है देखो अब वो जा रही है और हम दोनों हैं यहाँ पे सिर्फ। और यूरान उसकी हरकतों से बहुत अजीब फील कर रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट होती जा रही है, मुझे लगता है जीसू का फेरोमोन मुझ पर असर कर रहा है। और जीसू बोलता है ऑस्ट्रेलिया में जो बिजनेस था वो अब सब सेटल हो चुका, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, अब हमें बिछड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा हर दिन और तुम्हें कंपनी दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहते हुए जीसू यूरान को हक कर लेता है तो और करीब आते हुए उसकी गर्दन पर वाइट करता है और बोलता है तो ठीक है कहो आई मिस यू अ लॉट। तभी
यूरान सोचता है और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मन ही मन सोचता है इसका फेरोमोन कितना स्ट्रॉन्ग है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और हल्के से बोलता है आई मिस यू अ लॉट। अचानक से जीशु यूरान का फेस पकड़ता है और बोलता है वो तो ठीक है यूरान, चलो हम बच्चा करते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सेन ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है और वो एक कैपिटल एम्पायर है और उसकी रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है जिसकी जड़ें हर जगह पर फैली हुई हैं। वो हर तरह के इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और वो सारे नेशन को लीड करता है और उसके लीडर सेन साओ हैं और उनके दो बेटे हैं। एक है जिस पे वो प्राउड करते हैं जो कि एक अल्फा है, सेन जीशु, और दूसरा है जिसको उन्होंने गोद लिया था, यूरान, और उसकी जन्म का कोई भी अता पता नहीं है। किस समय पर चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकलने लगीं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि यूरान एक पानी के अंदर होता है और वो दिन था जब डिफ्रेंशिएशन हुआ था उनके ओरिजिन का। उसी दिन से यूरान को लगने लगा कि सब लोग उसे फोर्स कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो इस चीज़ का आदी हो चुका था और सब लोग उसे कॉलेज में बुली करने लगे थे। तभी हमें दिखाया जाता है यूरान एक बाथरूम में बैठा हुआ था। तभी पीछे से कुछ लोग बोलते हैं, हे यूरान छुपो मत, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, चलो अब बाहर भी आ जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हें सूखने में। तुम एक बहुत डिसओबीडियंट ओमेगा हो, तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो। चलो अब छुपना बंद करो। यूरान लुक, यू आर सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड, देखो तो तुम सर्दी से काँप रहे हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म पानी ले आऊं? तभी पीछे से आवाज आती है, हे नन्हे शैतान, वटार तुम क्या कर रहे हो? क्या ये बच्चा पागल है? तभी यूरान अपना फेस उठाता है और देखता है दरवाजे की ओर और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसे जीशु दिखता है जो कि उन सभी लड़कों से लड़ रहा था जो कि यूरान को परेशान कर रहे थे। यूरान इसका आदी हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने जियांशी को देखा उसकी आंखें मानो इसकी आदी हो गईं और समय बीतते बीतते वो उसका आदी होता चला गया। और जिस समय सेन जीशु उसके सामने आया तभी यूरान ने रियलाइज़ किया कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और तभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें दिखाया जाता है यूरान और सेन जीशु एक बेड पर बैठे हुए होते जिसमें कि जीशु लेटा हुआ और यूरान बैठा हुआ होता है। तभी जीशु उठकर
चला जाता है वहां से और जाकर सोफे पर बैठ जाता है और एक बोतल को हाथ में लेके घूरने लगता है और बोलता है, ये बोतल तो खाली हो चुकी है, मुझे और लेके आने होंगे। तभी पीछे से यीशु आता है और यूरान के हाथ से वो बोतल छुड़ा लेता है और उस बोतल को देखने लगता है और बोलता है, तुम इतनी सुबह सुबह ये दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? और यूरान बोलता है, ये तो सिर्फ विटामिन की दवाइयाँ हैं। और मन ही मन सोचता है, ये कब उठ गया। तभी यीशु बोलता है, एक ओमेगा की बॉडी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है ब्रदर, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए चेकअप के लिए। और तभी यीशु बोलता है, इतने सालों में देखो ना, हमें कोई बच्चा भी नहीं हुआ, शायद हमें सच में ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी यूरान बोलता है, सैन यीशु, क्या तुमने कह लिया? और इस सब का क्या मतलब था? तब यीशु बोलता, नो, मैं तो बस, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता था। और यूरान गुस्सा करने लगता है और यीशु उसे समझाता है और बोलता है, वो सॉरी। तभी यूरान बोलता है, मैं किसी भी तरह की कोई अपॉलॉजी नहीं चाहता सैन ग्रुप के फेमस सीईओ से। और वो यीशु की ओर देखने लगता है और यीशु इसी तरह से अपने हाथ उठाता है और स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना, तुमने बहुत कुछ कह लिया है। हाँ ठीक है, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। तभी यूरन बोलता है, मैं नहीं जानता। तभी यूरन बोलता है, तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? यीशु बोलता, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बड़ा इमोशनल सा फेस बनाता है और बोलता है, मुझे बस डर है, कहीं तुम मुझे एक दिन छोड़ ना दो। तभी यूरान उसके गले लगता है और बोलता है, तुम पागल हो। 7 साल पहले जिस समय मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझे जिस तरह से पकड़ा था, वो समय ही काफी था। मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। और ये सारी बातें वो उसके गले लग के कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल, जो कि ओमेगास का हॉस्पिटल था। और वहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स। अल्फा एंड ओमेगा चैप्टर 3 में हमें दिखाया जाता है एक प्यारा सा गार्डन और एक घर, जिसमें कि जियांगशी बैठकर खाना खा रहा होता है। और तभी आवाज आ रही होती है, जियांगशु नामकिन के डैड और तुम्हारे डैड पार्टनर हैं। तुम सच में कितनी लकी हो। ये कह के उसकी माँ एक और ओमेगा, जो कि एक लड़की थी, उसके पास में बैठी थी। नामकिन बहुत ज़्यादा जेंटल और जेनरस है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि लोगों की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। और ऐसे गुण एक ओमेगा में रेयर ही मिलते हैं। तभी वो ओमेगा बोलती है, आंटी, मैं
इतनी भी दयावान नहीं हूँ जो आपने जैसा कहा। तभी आंटी बोलती हैं, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? तभी ओमेगा बोलती है, नहीं नहीं आंटी वो। तभी जियांशु बोलता है, इस इरा में लोगों की तारीफ और ऐसे ओमेगा जिनकी तारीफ हो और जो लोगों का ध्यान रखते हो ऐसे बहुत कम मिलते हैं, है ना? तभी वो अपनी माँ की ओर देखता है और उसकी माँ बोलती है, हाँ सच में। और वो ओमेगा भी यंगशु की ओर देखती है और खुश हो जाती है। तभी यंगशु उठता है और बोलता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे आज जाना होगा, तो मैं जाता हूँ। और ओमेगा की ओर देखकर बोलता है, मिस जैंग, हम बाद में मिलते हैं जब भी आप फ्री हो। तभी वो ओमेगा बोलती है, ओके। तभी उसकी माँ चिल्लाते हुए बोलती, अब तुम्हारे पास में फिर से कोई और काम है और तुम्हें इतनी जल्दी है भागने की? जियांशु अपनी माँ की ओर देखता है और स्माइल करता है, मुझे अपना चेकअप कराने जाना है माँ। तभी वो दोनों उसकी ओर देखने लगती हैं और जियांशु निकल जाता है। वो अपने मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ रहा था। तभी उसका ड्राइवर बोलता है, यंग मास्टर, क्या हम सच में वहां जा रहे हैं? तभी यंगशु बोलता है, और हम क्या कर सकते हैं? मैं जानता हूँ युरान बिल्कुल भी वहां पर नहीं आना चाहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपना ही चेकअप करा लूँ। तभी ड्राइवर बोलता है, हाँ यंग मास्टर युरान वो सच में बहुत अच्छे हैं। तभी यंगशु बोलता है, ओह, बिना मेरे वो बस घर पर रह ही नहीं सकता। और तुम ये भी नहीं जानते कि वो कितना अच्छा है म्यूजिक बजाने में और स्टडी में, लेकिन पता नहीं है उसे क्या हो गया है। डिफ्रेंसिएशन से पहले वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से उसे पता चला है कि वो एक ओमेगा है, मानो वो कहीं खो सा गया है। और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूरान म्यूजिक बजा रहा होता है। पहले वो बहुत अच्छे से पढ़ा करता था और पियानो बजाने में भी बहुत ज़्यादा होशियार था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखा करता था पियानो बजाते हुए। तभी उसकी कुछ यादें वो याद करने लगता है जिसमें कि यूरान पियानो बजा रहा था और यंगशु उसका चुपके से फोटो लेने की कोशिश करता है और उसको एक फोटो में कैप्चर कर लेता है। तभी जियांशु यूरान की ओर देखता है और स्माइल करता है और तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और वो मोबाइल की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था एक इतना परफेक्ट इंसान मुझे पसंद करेगा। ये कितना अच्छा है ना। ये बात वो जोर से बोल रहा होता है और उसका ड्राइवर सुन रहा होता है। तभी ड्राइवर बोलता है, ये लव भी ना बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। और तभी यंशु बोलता है, हाँ सिंगल लोग क्या ही समझेंगे इस बात को, तुम अच्छे से गाड़ी चलाओ। और वो अपने वॉलपेपर को निहार रहा होता है जो कि वही फोटो था जो उसने पियानो बजाते हुए यूरान का खींचा था। और तभी ड्राइवर बोलता है, ठीक है यंग मास्टर। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल और वहां पर ड्राइवर बोलता है, यंग मास्टर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल कर दिया गया है,
हमें बस थोड़ी देर वेट करने की ज़रूरत है। तभी बोलता है कि वैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि मेरे और युवान के साथ में जो क्लासमेट था जी, वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया है जो कि यूरान का हाई स्कूल क्लासमेट है। मैं उसके साथ जाता हूँ और तुम यहीं पर रहो और मेरा वेट करो। ड्राइवर बोलता है ठीक है मास्टर। और तभी आगे की ओर चला जाता है जीशु और जाते हुए वो नर्सों से पूछता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं डॉक्टर जी का ऑफिस किधर है? तभी नर्स बोलती है डॉक्टर जी वो तो ओमेगा स्पेशलिस्ट हैं, उनका ऑफिस थर्ड फ्लोर पर है। तभी जियांगशु बोलता है ओके थैंक यू। बोलता है ये डॉक्टर जिया ऐसा लगता है बहुत नाम कमा लिया इसने और ये स्पेशलिस्ट बन गया। मुझे लगता है यही एक मोड़ है जहाँ से मुझे उसका ऑफिस मिलेगा और वो उधर मुड़ जाता है। और तभी उसकी नज़र यूरान पर पड़ती है जो कि ऑफिस में एंट्री लेने वाला था। तभी जियांगशी उसको देखता है और अचानक से रुक जाता है और छुप जाता है। और जियांगशु सोचता है ये हॉस्पिटल में, लेकिन मैं छुप क्यों रहा हूं? मुझे लगता है यूरान को भी बहुत ज़्यादा चिंता है, वो भी शायद बच्चे चाहता है इसीलिए अपना चेकअप कराने आया है। ये सोचते हुए वो भी डॉक्टर की केबिन की ओर बढ़ने लगता है और तभी उसे आवाज सुनाई देती है जिया, क्या और भी अबॉर्शन पिल्स हैं? और ये सुनकर जिया कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जियांगशु के होश उड़ जाते हैं और उसको मानो एक पल के लिए लगता है पता नहीं क्या हो गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं वो डॉक्टर से बोलता है जिया क्या तुम्हारे पास सुप्रेसेंट है? डॉक्टर जिया एक अल्फा है। वो सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं यूरान ये रूल्स के खिलाफ है, हम लोगों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के सुपरसेंट नहीं दे सकते। अगर तुम्हें चाहिए तो पहले तुम क्लिनिक में जाओ, ऑनेस्टली अपने आप को चेक कराओ और फिर लो। मैं जानता हूँ यूरान बोलता है, लेकिन इस तरीके से उसे पता चल जाएगा अगर मैं ये तरीका इस्तेमाल करूँगा। और डॉक्टर जिया बोलता है प्लीज़ अगर तुम दोनों के बीच में कोई परेशानी है तो उसे बैठ के सॉल्व करो, आखिर में तुम्हारा 7 साल का रिश्ता है और तुम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तभी यूरान गुस्से में आता है और चिल्लाते हुए बोलता है डिस्कस ओपनली? क्या सच में तुम चाहते हो मैं उसे डिस्कस करूं? लेकिन कैसे? तुम सच में ऐसा कैसे चाह सकते हो? क्या मैं उससे जाके कहूं उससे मिलने के बाद में मैं यूजलेस हो गया हूं, मुझे दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है और मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? ये सब बातें यांगशु केबिन के बाहर से सुन रहा होता है। डॉक्टर जिया उसे देख लेते हैं और बोलते हैं ओह नो, ये यांगशु इधर क्या कर रहा है? तभी यूरान बोलता है उसने मुझे जनरली मार्क कर दिया है और मेरे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है फैमिली खिलाफ, उसके फैमिली के खिलाफ जाने की और उसके फैमिली के साथ में बैठकर खाना खाने की मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। हाँ ये कोई
तब तक डॉक्टर जिया बोलते हैं, ये कोई एक्सट्रीम बात नहीं है, हम दोबारा से इस सब चीज़ को रिकंसिडर करेंगे। आखिर में इतना समय हो गया है यार, तुम अभी भी उसके लिए कुछ फील नहीं करते क्या? उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है? तभी यूरान ये बात सुनता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ फीलिंग के लिए? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ फीलिंग के लिए ही मैं अपनी सेल्फ स्टीम को भी कुचल दूं और मैं उसकी वाइफ बन जाऊं और उसके बच्चों की माँ बन जाऊं? तभी जिया बोलता है, हाँ काम डाउन। तभी पीछे से आवाज आती है, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा और ना ही मैं तुम्हें कभी इस तरह से ट्रीट करना चाहता हूँ। और ये आवाज जियांशु की थी। ये सुनकर यूरान चौंक जाता है और तभी डॉक्टर जिया ऑफिस से बाहर निकलने लगते हैं और बोलते हैं, ठीक है गाइस, आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए। तभी जियांशु बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बंदी हो और तुम्हें बंदियों की तरह फील किया जा रहा है तो तुम मुझे ये बात कह सकते थे। और जियांशु यूरान को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, मैं तो बस ये चाहता था कि हम दोनों का भी एक परिवार हो, एक घर हो। और तभी यूरान बोलता है, जियांशु मैं मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तभी जियांशु बोलता है, ब्रदर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, तुम अगर स्टडी करना चाहते हो, काम करना चाहते हो या अब्रॉड जाना चाहते हो, तुम जो भी चाहते हो तुम चूज कर सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। और हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? तभी यूरान जियांशु की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम सच में ये सब करने को तैयार हो? और तभी जियांशु बोलता है, हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे सामने अगर इन सुपर सैंड को फेंक देते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। मेरे पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे करने के लिए, प्लीज़ ये फेंक दो। तभी यूरान थोड़ा सा गुस्सा होता है और जियांशु की ओर देखता है और बोलता है, सैन जियान, पहले दिन से जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मैंने तुम्हारी हर बात को सुना है और वही किया है जो तुमने कहा है। जब तुमने कहा मैं अब्रॉड में स्टडी करनी है तो वो बहुत दूर था और दूर होने के कारण मैं तुम्हारी वजह से वहाँ पर नहीं गया और मैंने इतनी मेहनत की सब कुछ अचीव करने की। और जब तुमने कहा कि वर्क बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है तो मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया जैसे कि मैं तुम्हारा कोई पेट हूँ। मैं तुम्हारे कंट्रोल में हर तरह से रहा और तुम मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकते। ये सोच के जियांशु सोच में पड़ जाता है और बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी थी, बादल गरजने लगे थे और वो दोनों केबिन में थे। जियांशु बोलता है, तो तुम्हारा कोई भी प्लान नहीं है इनको फेंकने का? यूरान अच्छे से जानता था कि जियांशु उससे बच्चा चाहता है, इसीलिए वो ये सब कह रहा है, लेकिन यूरान बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी सेल्फ स्टीम को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन दवाइयों को नहीं फेंकता और उसे अपने हाथ में कस के पकड़ लेता है। जियांशु बोलता है, ऐसी बात है तो फिर यहीं ख़त्म करते हैं और तुम मुझे प्यार नहीं करते, ये सच है ना? तब यूरान जियांशु की ओर देखता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और जियांशु बोलता है, तुम्हें जो करना है वो करो।
तुम्हें फेंकना है फेंको, नहीं फेंकना मत फेंको। अब तुम्हें इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। और वो ये कहे कि दरवाज़ा लगाकर चला जाता है और पीछे से यूरान चिल्लाता रह जाता है, सेंग जियांग। लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता और वो मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने उससे ऐसा क्यों कहा। और वो वहाँ से बाहर निकलता है और रोड पर चलने लगता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और वो मन ही मन सोचता है, मैं अब वापस से उस पिंजरे में नहीं जाना चाहता। अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और यूरान उसकी ओर देखता है और उसे गाड़ी में से आवाज़ आती है, कार में बैठो। तभी वो देखता है कि वो कोई और नहीं, उसके पिता हैं, जो कि उससे बोलते हैं गाड़ी में बैठो। यूरान उनको देखता है और बोलता है, डैड। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।